हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वर्ण विचार में कल हमने व्यंजन के भाग पढ़े। व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ा कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक आदि के विषय में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हलंत। हलंत क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन के साथ ए स्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना ए स्वर की सहायता के हम नहीं कर सकते। जहां पर व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने की आवश्यकता होती है अथवा व्याकरण के किसी नियम का हमें उल्लेख करना होता है तो वहां हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं को बिना स्वर के अगर हमें दर्शाना है, बताना है, तो मैं के नीचे हम हलंत लगा देंगे, तिरछी रेखा लगाएंगे। हलंत चिन्ह मूलतः संस्कृत शब्दों के अंत में लगता है। हिंदी में अंतिम व्यंजन ए रहित होने पर उसके नीचे हलंत नहीं लगाते। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विदेशी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। हलंत का प्रयोग अक्सर संस्कृत में ही होता है। नेक्स्ट है विसर्ग। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान करते हैं, जैसे कि प्राय। इसका चिन्ह दो बिंदु है। हिंदी में इसका प्रयोग वही होता है जहां पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्राय, अतः। लेकिन इसका प्रयोग स्वल्प ही है, बहुत कम है। धीरे धीरे इसका प्रयोग समाप्त हो जा रहा है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ पदों में विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। संधि में भी विसर्ग सहायक होते हैं, जैसे कि अधोगति, तो इसका बनेगा अधः गति। इसी प्रकार वयोवृद्ध, वय वृद्ध। अब है उर्दू की ध्वनियां। उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी को बहुत प्रभावित किया है। इसमें है क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे बिंदी लगी है, नुक्ता लगा है। इन ध्वनियों के नीचे लगे बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। हिंदी में अब केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे कि सजा, सजा, फन, फन, जरा, जरा आदि। कै, खे और गे में नुक्ता नहीं लगाते। एक सजा का मतलब होता है किसी को दंड देना, एक का मतलब होता है किसी को सजाना। एक फन होता है सर्प का फन, दूसरा फन होता है मजा। एक जरा होता है बुढ़ापा, दूसरा जरा होता है थोड़ा। तो एक नुक्ता लगने के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब है ज। ज यह एक दंत्य संघर्षी ऊष्म ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के आगे के भाग को धीरे से छूता है, जैसे कि रोज, जंग, फज, सजा, जरा आदि। फ यह दंत ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ दांत को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं, जिससे कि हवा घर्षण खाती हुई आगे निकलती है। दफा, नफरत, बर्फ, शरीफ। अब है अंग्रेजी की कुछ ध्वनियां जो आगत स्वर कहलाती हैं। जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी की अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मानो वो हिंदी के ही हों। अंग्रेजी भाषा की एक ऐसी ही ध्वनि है ओ। इसको हम लिखते हैं आ लिखा, आ के ऊपर चंदा लगाया, उसका साउंड होता है ओ। यह ध्वनि अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए हिंदी में हम स्वीकार करते हैं, जैसे कि शब्द लिखा है ऑफिस, इसको हम बोलते हैं ऑफिस। हॉल, मॉडर्न, वॉल, फॉर्म, कॉलेज, गॉड, डॉक्टर आदि। यह जो आगत स्वर वाली ध्वनि है, जब हम इसके शब्द बनाते हैं तो ये सभी शब्द अंग्रेजी के शब्द होते हैं, हिंदी के नहीं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण। वर्णों का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई सांस मुख के विशेष अवयव से टकराती है, जैसे कि मुंह से टकरा रही है, जीवा से टकरा रही है, होठ से टकरा रही है, और उस स्थान को वह झंकृत करती हुई निकल जाती है। गले से ध्वनि निकलती है और मुख तक आते आते वह किसी भीतर के ही स्थान से टकराकर रुक जाती है। जहां पर वह ध्वनि पूर्ण होती है वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि उच्चारण स्थान 6 हैं: कंठ हमारा गला, तालु, ओष्ठ, होठ, मूर्धा गले के ऊपर का भाग, दंत, दांत, नासिका, नाक। समस्त व्यंजनों को इन्हीं उच्चारण स्थानों में बांटा जाता है, अथवा 2 उच्चारण स्थान आपस में मिल भी सकते हैं। कोई वर्ण एक से अधिक उच्चारण स्थानों से भी बोला जा सकता है। सबसे पहले है कंठ। कंठ से हम कौन कौन सी वर्ण बोलते हैं?
क, ख, ग, घ, अण, है और विसर्ग, ये सभी हम कंठ से बोलते हैं। इसको बोलते समय जीभ का पिछला भाग गले को छूता है। अब है तालु। तालु से च, छ, ज, झ, अण, य, श, ये जीभ के मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती है। इनका फिर है ओष्ठ। ओष्ठ में आएगा प, फ, ब, भ, म। इनको बोलते समय होठ ऊपर नीचे के होठ आपस में टकराते, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मूर्धा। मूर्धा का स्थान दांतों के पिछले हिस्से के ऊपर की जगह है। इससे हम री, ट, ठ, ड, अण, र, श आदि वर्णों का उच्चारण करते हैं। जीवा जब मुख के अंदर उभरे हुए भाग से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब है दंत। दंत मीन्स दांत। जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है और वर्णों का आगमन होता है तो उन वर्णों के उच्चारण स्थान को दंते कहते हैं। जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल, स। इन वर्णों को हम दांतों की सहायता से इनका उच्चारण करते हैं। इनको बोलते समय हमारी जीभ दांतों से टकराती है। अब है नासिका। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा मुख के भीतर भिन्न अवयव से टकराती है, साथ ही साथ नासिका भी उसमें कार्य करती है। जैसे कि अण, अ, अण, न, म। इनमें अण मूर्धा से तो बोला ही जाता है लेकिन नासिका में भी उसकी वायु होती। इसी प्रकार न दंत वर्ण है लेकिन नासिका में भी इसकी क्रिया होती है, इसलिए नासिक वर्ण में होता है। अब है संयुक्त उच्चारण स्थान, अर्थात एक वर्ण दो स्थानों से टकराते। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनके उच्चारण में दो अलग अलग उच्चारण स्थानों का प्रयोग एक साथ होता है, अर्थात कोई अक्षर दो अलग अलग उच्चारण स्थानों में एक साथ बोला जाता है। जैसे कि औ। औ स्वर के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों को हम साथ साथ क्रिया कराते हैं। जैसे कि औ स्वर का स्थान होगा कंठोष्ठ। उच्चारण स्थानों के तीन प्रकार कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु, कंठ और होठ, दांत और होठ। कंठ तालु जो वर्ण कंठ या तालु की मदद से बोले जाएं, ए और आई दो स्वर हैं, इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो जीभ के नीचे के दांतों के पिछले भागों से यह टकराती है। ए बनता है ए और ई से मिलकर। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहेंगे। कंठ ओष्ठ जो वर्ण कंठ और होठ की मदद से हम उच्चारित करते हैं, जैसे कि ओ और औ। ये ओ और औ दोनों क्या है, कंठ ओष्ठ वर्ण है। फिर है दंतोष्ठ जो वर्ण दांत और होठ की सहायता से हम बोलते हैं, व और फ। इनका उच्चारण तब होता है जब होठ दांतों को हल्का सा स्पर्श करते हैं, ब और फ। तो ये हैं दंतोष्ठ व्यंजन। अब है र के विविध संयोग, र के अलग अलग रूप। व्यंजनों में र की स्थिति अन्य व्यंजनों से अलग न केवल अलग है अपितु अलग रूप में हमें देखने को भी मिलती है। जैसे कि र से सिंपल र से रोना, रबड़, रोक, रेत। एक होता है र जो नीचे लगता है, जो ऊपर लगता है, जो जैसे कि कर्म, निर्णय, कार्य, मूर्ति, इन सभी में र ऊपर लगा है। एक है र जो नीचे लगता है, जैसे कि प्रतिकूल, ब्रेल, ग्रंथ, अंग्रेजी। इसमें ग में, ब में और प्र में लगा है। फिर र जिसमें नीचे लगता है, ड्रम, ट्रक, राष्ट्रीय, उष्ट्र, ये ट और ड में ही लगता है। अब है असहित रहित। असहित र यह एक पूर्ण व्यंजन है, इसमें र असहित है, इसमें मतलब स्वर भी होता है। फिर है अरहित जिसमें ए नहीं होता। यह जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है उसी के सिर पर ऊपर की तरफ हम लिखते हैं और उससे पहले हम बोलते हैं। जैसे कि धर्म। धर्म में र जो है ध की हमने जस्ट बाद बोला, लेकिन कहाँ उसे लगाया हमने, मैं के ऊपर। तो ये र के बाद ए नहीं आया, यदि र के अगले व्यंजन पर कोई मात्रा लगी हो तो उसको वहां पर हम लगाते हैं। जैसे कि शर्मा, बर्मा। व्याकरण की भाषा में हम इसे रेफ कहते हैं। फिर है असहित र। असहित र, इस र में ए शामिल है, यह असहित है। यह व्यंजन के नीचे त्रियक रूप में लगाते हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे क्रम है तो क, र, अ, म, अ, ये वाला ऐसे बना और वो वाला बना कर्म। तो कर्म में पहले क और फिर उसके बाद स्वर आएगा, जबकि इसमें पहले र आया है फिर स्वर आया है। अब है असहित र। यह केवल ट, ठ, ड और ढ के हलंत रूपों में ही लगता है। यह र पूरा है, ये बनता है ड्रम, ड, र, अ, म, अ और ट्रक। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद
वर्ण विच्छेद हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।